एपिसोड 241। यह वीडियो केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें दिखाया गया कंटेंट केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो में किसी भी प्रकार की अश्लील, हिंसक या अवैध गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया गया है। ये सामग्री पूरी तरह से YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस और स्थानीय कानूनों के अनुरूप है। नाबालिगों को इस वीडियो से दूर रखा जाए। दर्शकों से अनुरोध है कि सामग्री को जिम्मेदारी से देखें। एपिसोड 241। 4 जून 2024 की सुबह इंदिरा के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टेलीविजन स्टेशन के समाचार एंकरों ने गंभीर स्वर में अपना प्रसारण शुरू किया। यद्यपि आज बहुप्रतीक्षित चुनाव परिणाम का दिन था, फिर भी वे भी कुछ समय के लिए किनारे हो गए, क्योंकि सुर्खियों में एक अन्य जरूरी मामला छाया हुआ था। स्क्रीन पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लोगों की पृष्ठभूमि में एक अशुभ नीचे की ओर तीर का ग्राफिक्स प्रदर्शित किया गया, जो एक वित्तीय आपदा का संकेत था जिसने देश को हिलाकर रख दिया था। सुप्रभात इंदिरा, हम ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत करते हैं। शेयर बाजार में नाटकीय गिरावट आई है, जिसके कारण नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार स्थगित कर दिया गया है, मुख्य एंकर ने बताया। उसकी आवाज स्थिर लेकिन गंभीर थी। घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में, जो तेजी के रूप में शुरू हुआ, वह तेजी से एक गंभीर मंदी की प्रवृत्ति में बदल गया, जिसके परिणामस्वरूप अभूतपूर्व नुकसान हुआ, जिसके कारण सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। जैसे ही कैमरा एंकर पर जूम इन हुआ, उन्होंने आगे कहा, शेयर बाजार के मूल सिद्धांत ये तय करते हैं कि उतार चढ़ाव व्यापारिक परिदृश्य का हिस्सा हैं। हालांकि कल की गिरावट ने अनुभवी निवेशकों को भी चौंका दिया है। विश्लेषकों ने लंबे समय तक तेजी के बाद गिरावट की उम्मीद की थी, लेकिन किसी ने भी बाजार में इतनी तेज गिरावट का अंदाजा नहीं लगाया था। स्क्रीन पर शेयर कीमतों में तेज गिरावट का एक ग्राफ दिखा, जो आशावाद से निराशा की ओर नाटकीय बदलाव को दर्शाता था। एंकर ने गंभीर भाव से विस्तार से बताया, कुछ ही घंटों में बाजार से अरबों डॉलर का सफाया हो गया। प्रारंभिक अनुमानों से पता चलता है कि बाजार पूंजीकरण में लगभग 250 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जिसका सबसे ज्यादा असर संस्थागत निवेशकों और अरबपतियों पर पड़ा है। ये गिरावट सिर्फ बाजार में उतार चढ़ाव नहीं है, यह इंदिरा के वित्तीय परिदृश्य में एक बड़े बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। रिपोर्ट आगे बढ़ती रही। एंकर ने बताया कि कैसे इस दुर्घटना ने व्यापारिक समुदाय के उच्च वर्ग को झकझोर कर रख दिया। कई शीर्ष अधिकारी और उच्च स्तरीय निवेशक नुकसान का आकलन करने में जुटे हैं, और यह स्पष्ट है कि इस आपदा ने धनी वर्ग को असमान रूप से प्रभावित किया है। जहां संस्थागत निवेशकों के पोर्टफोलियो में भारी गिरावट देखी गई, वहीं मध्यम आय वर्ग के वे लोग, जिन्होंने शेयर बाजार में ज्यादा रूढ़िवादी रणनीतियों के साथ भाग लिया, अपेक्षाकृत सुरक्षित नजर आए। शेयर बाजार में गिरावट से पहले किए गए ट्रेडों ने उन्हें एक सुरक्षित रकम मुहैया कराई, जबकि जिन लोगों ने अपने शेयर बाजार में जमा रखे थे, उन्हें अब भारी नुकसान हो रहा है। स्क्रीन पर परेशान कारोबारियों की तस्वीरें छाई रहीं, जो अपने आलीशान दफ्तरों में चक्कर लगा रहे थे। उनके चेहरों पर उथल पुथल साफ दिखाई दे रही थी। एंकर ने आगे कहा, इसके परिणाम बहुत गंभीर हैं। कई अरबपतियों ने 5 करोड़ डॉलर से ज्यादा का घाटा होने की बात कही है, और कुछ ने तो इससे भी ज्यादा का घाटा होने की बात कही है। उदाहरण के लिए, रियल एस्टेट के इस दिग्गज को 75 मिलियन डॉलर का अनुमानित नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि उनकी निवेश रणनीतियां तेजी पर काफी हद तक निर्भर थीं। इसके बाद प्रसारण का ध्यान सरकार की प्रतिक्रिया पर केंद्रित हो गया। इस अराजकता को देखते हुए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने हस्तक्षेप किया है और बाजार को स्थिर करने के लिए एनएसई के साथ मिलकर काम कर रहा है। सरकारी अधिकारी निवेशकों में विश्वास बहाल करने और आगे की अस्थिरता को रोकने के लिए एक योजना तैयार करने हेतु एक आपात बैठक बुलाने का आह्वान कर रहे हैं। लेकिन खबर यहीं खत्म नहीं होती। एंकर ने नाटकीय अंदाज में विराम लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, चुनाव नतीजे, जिनके भारी बहुमत की उम्मीद थी, कई लोगों को चौंका रहे हैं। इंदिरा पीपुल्स पार्टी, जिसने 400 से ज्यादा सीटें जीतने का अनुमान लगाया था, 300 का आंकड़ा छूने के लिए संघर्ष करती दिख रही है, जबकि राष्ट्रीय गठबंधन तेजी से उसके करीब पहुंच रहा है। इस दुर्घटना ने कई लोगों को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से भी प्रभावित किया है। उन्होंने निष्कर्ष देते हुए कहा, भविष्य में क्या होगा, ये तो केवल समय ही बताएगा। जैसे ही चुनाव परिणामों के साथ शेयर बाजार में गिरावट की खबर जंगल की आग की तरह फैली, इंदिरा के राजनीतिक परिदृश्य में भी झटके महसूस होने लगे। पर्दे के पीछे हर प्रमुख राजनीतिक दल ने बाजार में भारी निवेश किया था, इस विश्वास के साथ कि तेजी का रुझान उनके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करेगा। हालांकि जैसे ही 3 जून को विनाशकारी नुकसान हुआ, इसके परिणाम दर्दनाक रूप से स्पष्ट हो गए। एक सम्मेलन कक्ष के तनावपूर्ण माहौल में प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता आपातकालीन बैठक के लिए एकत्र हुए।
हम सभी को अपने निवेश से अच्छे रिटर्न की उम्मीद थी, खासकर चुनावों के आने के साथ, इंदिरा नेशनल अलायंस के प्रमुख राजेश कुमार ने अविश्वास से भरी आवाज में कहा। लेकिन ये तो विनाशकारी है, हमें अरबों खरबों का नुकसान होने वाला है। सिर्फ नुकसान ही नहीं राजेश, हम एक वित्तीय संकट की बात कर रहे हैं जो हमारे अभियानों को पनडुब्बी बना सकता है, स्थानीय पार्टी की नेता मीरा सिंह ने गंभीर भाव से कहा। हम अपने प्रचार कार्यक्रमों और रैलियों के लिए उस पैसे पर निर्भर थे। अब हमारे पास क्या है? कमरे में लगी स्क्रीन पर आंकड़े चमक रहे थे और लाखों लोग एक पल में गायब होते दिख रहे थे। अकेले इंदिरा नेशनल अलायंस का नुकसान बहुत ज्यादा था, अनुमानतः $70 करोड़। इंदिरा पीपुल्स पार्टी का प्रदर्शन और भी खराब रहा, उसे लगभग $20 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि ये पूरी तरह से बुरा नहीं है। कमरे में हंसी गूंज उठी जब सभी लोग 50 वर्ष की आयु के उस व्यक्ति की ओर मुड़े जो इंदिरा नेशनल अलायंस का प्रमुख था। इससे हम तथाकथित अंध जनता को अपने पक्ष में कर सकते हैं, विवाद और संकट की स्थिति पैदा कर सकते हैं। हम 540 में से 240 सीटें हासिल करने में कामयाब रहे हैं। कुल मिलाकर हम जीत की स्थिति में हैं। हमारे उत्थान का समय दूर नहीं है। जैसे ही चुनाव नतीजों और बाजार की गिरावट से उपजी उथल पुथल शांत हुई, बातचीत जंगल की आग की तरह फैल गई। राजनेता और विश्लेषक इस अराजकता को समझने की कोशिश में जुट गए। हर कोई अपनी गिरावट का कारण जानने की कोशिश कर रहा था। कॉफी शॉप, दफ्तरों और सत्ता के गलियारों में अनिश्चितता की फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, और इनमें से सबसे अधिक दोष किसी और को नहीं बल्कि वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी को ही देना पड़ा। एक राजनेता ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, इसके पीछे कौन हो सकता है? क्या कोई विदेशी ताकत हमारे मामलों में दखल दे रही है, या हमारे बीच कोई गद्दार है? कुछ तो गड़बड़ लग रही है, दूसरे ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, जरूर कोई न कोई तो होगा जो इसके पीछे हाथ धोकर पड़ा होगा। अटकलों के दौर के बीच एक व्यक्ति चुप रहा, अमित शर्मा, जो बातचीत पर नजर रखे हुए था और अपने मन में सबूतों को तौल रहा था। आखिरकार उसने तय किया कि अब बोलने का समय आ गया है। मैं जानता हूं इसके पीछे कौन है, एक आवाज गूंजी, स्थिर लेकिन जरूरी, जिसने आसपास मौजूद सभी लोगों का ध्यान खींचा। कमरे में सन्नाटा छा गया, सबकी नजरें उस व्यक्ति पर टिक गईं। और मुझे पूरा यकीन है, वो कोई और नहीं बल्कि अमन ही है। अमित शर्मा को देखते ही कमरे में अफरा तफरी मच गई, भीड़ में अविश्वास छा गया। अमन, वो बचाने वाला आदमी, किसी ने आश्चर्य से कहा। लेकिन कैसे? वो ऐसा क्यों करेगा? अमित आगे झुका, उसकी आंखें दृढ़ विश्वास से जल रही थीं। जरा सोचो, वह पर्दे के पीछे से हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा था। यही उसके लिए सिस्टम को तहस नहस करने और नियंत्रण हासिल करने का मौका था। उसके पास हमें गिराने के लिए संसाधन, संपर्क और प्रेरणा है। डर और गुस्से का मिला जुला असर, बड़बड़ाहट तेज हो गई। एक और आवाज ने जोर देकर कहा, अगर अमित सही है तो हमें जल्दी से काम करना होगा। हम उसे इस तरह से हमें कमजोर नहीं करने दे सकते। फिर सभी लोग राजेश पटेल की ओर मुड़े। उनमें से एक ने सुझाव दिया, क्यों न हम उन पर कर चोरी का मुकदमा करें और कानूनी योजनाओं के माध्यम से उन्हें नीचे लाएं। ये सुनकर राजेश ने आह भरी। आप सभी लोग अपने समय का आनंद ले रहे हैं और इस बात से अनजान हैं कि क्या हो रहा है। जिस आदमी को आप छोटा समझ रहे हैं, वह इंदिरा का 7वां सबसे बड़ा करदाता बन चुका है और देश में सभी तकनीकी सुधारों के पीछे उसकी अहम भूमिका है। उसके अचानक उभरने से हमें बहुत बढ़ावा मिला और उसकी कुछ कंपनियों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों के लिए काम पैदा किया, खासकर ब्रू हेवन, जिसने वह चाय बनाई जो आप अभी पी रहे हैं। PFTTT। जैसे ही उन्होंने ये सुना, उनमें से कई लोगों ने चाय को मुंह में थूक दिया और उसे भय से देखने लगे। अमित उनकी प्रतिक्रियाओं पर गाली देना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोका और चिल्लाया, तुम में से हर एक मूर्ख है। समय बर्बाद करने और पैसा बर्बाद करने के बजाय अगर तुमने कम से कम दिन में कुछ घंटे काम किया होता तो हमारी पार्टी इस हद तक नहीं बिखरती। मूर्ख, हर एक मूर्ख है। अमित, राजेश की आवाज बीच में ही रुक गई, जिससे अमित चुप हो गया। जहां तक अमन की बात है, हमें कुछ करना होगा। वह बहुत शक्तिशाली होता जा रहा है और हमें उसे नियंत्रण में रखना होगा, कहीं ऐसा न हो कि वह हमारे सिर पर चढ़ जाए। इस हमले ने हमें बुरी तरह घायल कर दिया है, इसलिए हमें कुछ करना होगा। हालांकि हम गिर नहीं सकते क्योंकि पूरा फायरवॉल सिस्टम, जिसने इंद्र को दूसरों से आगे रखा था, अमन द्वारा बनाया गया है। इसलिए हमें धीरे धीरे और स्थिरता से उसकी गर्दन को दबाना और पकड़ना होगा। जैसे जैसे बातचीत गर्माती गई, आरोपों का बोझ हवा में मंडराता गया। किसने सोचा था कि जिस आदमी को वे कभी अपना साथी मानते थे, वही अब उनके लिए खतरा बन सकता है।
जवाबों की तलाश शुरू हो गई थी और इसके साथ ही राजनीतिक अभिजात वर्ग में बढ़ती हुई तात्कालिकता की भावना भी। जैसे जैसे रात होती गई, नेतागण बैठक से पीछे हटते गए, उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। जल्द ही 5 जून की सुबह हो गई और जैसे ही सूर्य इंद्र के ऊपर उदय हुआ, इंद्र के साथ साथ अन्य देशों के लोग जो राजनीतिक स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए थे, स्तब्ध रह गए। राष्ट्रव्यापी चुनाव के परिणाम चौंकाने वाली तेजी से आए और देश में हर किसी की सांसें थमसी गईं जब इनकी घोषणा हुई। समाचार एंकर ने कहा, घटनाओं के एक उल्लेखनीय मोड़ में इंदिरा पीपुल्स पार्टी ने 280 से अधिक सीटों के साथ निर्णायक जीत हासिल की है। उनकी आवाज पूरे देश में घरों में गूंज रही थी। कई दलों का गठबंधन इंदिरा नेशनल अलायंस 241 सीटों के साथ बहुत पीछे रहा। देश का राजनीतिक परिदृश्य रातों रात नाटकीय रूप से बदल गया था। हालांकि इंदिरा पीपुल्स पार्टी विजयी रही, लेकिन उसने अपनी शक्ति और आजीविका का एक बड़ा हिस्सा खो दिया था। इस जीत के बाद किसी भी तरह का जश्न नहीं मनाया गया। हालांकि ये राजनीतिक जीत एक भारी बोझ लेकर आई थी। एक रणनीतिक कदम के तहत सरकार ने बाजार को रोक दिया था ताकि पिछले दिन की उथल पुथल के बाद और गिरावट को रोका जा सके। एंकर ने आगे कहा, हाल की घटनाओं के मद्देनजर सरकार ने बाजार को स्थिर करने के लिए व्यापार को निलंबित कर दिया है। उन्हें आशा है कि वे चौंकाने वाले नुकसान के प्रभाव को कम कर देंगे, लेकिन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि मूल मुद्दे अभी भी बने हुए हैं। जबकि पूरी दुनिया अराजकता की ओर बढ़ रही थी, इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड अपने हाथ में एक कप चाय लेकर बैठा था और जोर जोर से हंस रहा था। तुम्हें यही सजा मिली, कमीने। सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक हुआ। हालांकि उसे अपेक्षित मुनाफा नहीं मिला, लेकिन अमन राजपूतों और व्यापक घोटालों में शामिल अन्य सभी लोगों को पकड़ने में कामयाब रहा। पार्टी भले ही चुनाव जीत गई थी, लेकिन उसके नेताओं के चेहरों पर खुशी का जरा भी भाव नहीं था। वे जश्न मना रहे थे और बेचैनी से भरे अपने दिलों का आनंद ले रहे थे। वे केवल इतना ही कर सकते थे कि स्वयं को आश्वस्त कर सकें कि खोया हुआ धन उनकी संपत्ति का एक छोटा सा अंश मात्र है तथा वे और अधिक धन अर्जित करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। भ्रष्टाचार के व्याप्त होने के कारण जब तक वे कुर्सी पर बने रहेंगे, धन लाभ उनकी हानि से अधिक होगा। फिर भी नुकसान का कुल निशान उन्हें रुलाने और खून की उल्टी करने के लिए काफी था। फिर भी अमन जानता था कि यह अंत नहीं, बल्कि बस शुरुआत थी। एक क्रूर युद्ध की शुरुआत जो जल्द ही सब कुछ निगल जाएगा। संघर्ष जल्द ही बढ़ जाएगा और वैश्विक स्तर पर बदल सकता है। अमन का ध्यान राजनीति पर नहीं, बल्कि उन लोगों पर था जो पर्दे के पीछे से तार खींच रहे थे। उसे उनसे कोई निजी दुश्मनी नहीं थी और अगर उन्होंने इंसानियत से काम किया होता तो उनसे कोई झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन इसके बजाय वे निर्जीव राक्षसों की तरह मेहनती लोगों का पैसा चूसकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, राजपूत की योजना से भारी उथल पुथल मच सकती थी और यहाँ तक कि लोग दिवालिया भी हो सकते थे, उनकी जिंदगी तबाह हो सकती थी और उन्हें मरने पर मजबूर होना पड़ सकता था। और हालांकि उसने कुछ ऐसा ही तरीका अपनाया था, अमन ने इसके नतीजों को काफी हद तक कम कर दिया था। इसके अलावा उसने कभी भी भारी मात्रा में धन जमा करने की योजना नहीं बनाई थी। अरोरा ने सभी के बारे में डेटा इकट्ठा कर लिया था, उन कंपनियों का जो अच्छे मानवीय दृष्टिकोण से काम करती थीं और घोटालों पर निर्भर नहीं थीं। उसने जो भी पैसा कमाया था वह उनमें लगा दिया जाएगा। जहां तक उन लोगों का सवाल है जिन्होंने कर्मचारियों के जीवन को बर्बाद कर दिया और उनके जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, अमन ने उनके लिए केवल एक बड़ी मध्य उंगली दिखाई। हालांकि ये लोग चुपचाप लेटे लेटे तो नहीं सहेंगे। हालांकि अमन को यकीन नहीं था कि वे कितनी बेरहमी से हमला करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसने कुछ भी तैयारी नहीं की थी। वह केवल लेटा हुआ और आरामदायक गर्मी का आनंद नहीं ले रहा था। बाहरी दुनिया का हर दिन डिजिटल दुनिया के 30 दिनों के बराबर होता था। उन दिनों तकनीक और वैज्ञानिक युद्ध में प्रगति अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गई थी। दवा उद्योग में अमन की टीम ने अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने ऐसे टीके विकसित किए हैं जो HIV के परमाणु पदार्थ को निष्क्रिय करने में सक्षम हैं और वायरस को तबाही मचाने से पहले ही प्रभावी रूप से नष्ट कर देते हैं। यह उस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी छलांग थी जिसने दशकों से मानवता को त्रस्त कर रखा था। HIV के अलावा शोधकर्ताओं ने कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए नवीन टीके और रोगवाहक भी विकसित किए हैं। ये उपचार शरीर को ट्यूमर को अधिक कुशलता से पहचानने और नष्ट करने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए थे। इससे कैंसर से जूझ रहे अनगिनत रोगियों के लिए नई आशा जगी। इसके अतिरिक्त टीम ने उन्नत त्वचा देखभाल उत्पाद भी पेश किए, जिनमें उपचार और कायाकल्प को बढ़ावा देने के लिए नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया गया, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि लोग न केवल जीवित रहें, बल्कि अपने रोजमर्रा के जीवन में भी उन्नति करें।
जब वह ये सब सोच रहा था, अमन ने अरोरा से उनकी उपलब्धियों की सूची दिखाने को कहा। जैसी आपकी इच्छा, महोदय। इसके साथ ही अरोरा ने अपने लोगों द्वारा अब तक हासिल की गई तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित किया। वायरलेस इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, वायरलेस विद्युत संचरण प्रौद्योगिकी, भौतिक केबल की आवश्यकता के बिना विद्युत ऊर्जा को विद्युत स्रोतों से उपकरणों तक स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। अनुनाद प्रेरक युग्मन का उपयोग करते हुए विद्युत टावरों ने विशिष्ट आवृत्तियों पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्सर्जित किए और संगत अनुनादकों से सुसज्जित उपकरण इस ऊर्जा को पकड़ सकते थे तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रभावी रूप से वापस बिजली में परिवर्तित कर सकते थे। ये प्रणाली पारंपरिक वायर्ड कनेक्शन की सीमाओं को समाप्त कर देती है, जिससे दूर से भी उपकरणों को निर्बाध रूप से चार्ज करना और बिजली प्रदान करना संभव हो जाता है। वायरलेस चार्जर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांतों का उपयोग करके उपकरणों को चार्ज करता है, बिना उन्हें प्लग इन किए। इसमें एक चार्जिंग पैड होता है, जिसमें एक कुंडली होती है जो एक वैकल्पिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, और जब रिसीवर कुंडली के साथ एक संगत उपकरण को इस पर रखा जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र रिसीवर उपकरण में विद्युत प्रवाह उत्पन्न करता है, जिससे बैटरी चार्ज होती है। ये प्रौद्योगिकी चार्जिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाती है, सुविधा को बढ़ाती है तथा चार्जिंग पोर्ट पर घिसाव को कम करती है। होलोग्राफिक डिस्प्ले तकनीक त्रि-आयामी चित्र बनाती है जिन्हें बिना किसी विशेष चश्मे के देखा जा सकता है। लेजर प्रकाश और हस्तक्षेप पैटर्न के संयोजन का उपयोग करके होलोग्राफिक प्रोजेक्टर हवा में यथार्थवादी 3D दृश्य उत्पन्न करते हैं, जिससे संचार, मनोरंजन और शिक्षा में वृद्धि होती है और उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय में आभासी वस्तुओं के साथ बातचीत करने का एक अनूठा अनुभव मिलता है। नैनो टेक्नोलॉजी में नए पदार्थों और उपकरणों के निर्माण के लिए आणविक या परमाणविक स्तर पर पदार्थों में हेरफेर करना शामिल है। चिकित्सा जगत में नैनोकणों को दवाओं को सीधे लक्षित कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जा सकता है, जिससे उपचार की प्रभावकारिता में सुधार होता है और साथ ही इसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। विनिर्माण में नैनो सामग्री उत्पादों की ताकत, स्थायित्व और हल्केपन के गुणों को बढ़ा सकती है, जिससे एरोस्पेस और निर्माण जैसे उद्योगों में क्रांति आ सकती है। नोट: ये तकनीक अभी परीक्षण चरण में है। स्मार्ट सामग्रियों में तापमान, प्रकाश या दबाव जैसे पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया करने की अनूठी क्षमता होती है। उदाहरण के लिए, आकार स्मृति मिश्र धातुएं गर्म होने पर अपने पूर्व निर्धारित आकार में वापस आ सकती हैं, जिससे वे रोबोटिक्स और इंजीनियरिंग के अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बन जाती हैं। अन्य स्मार्ट सामग्रियां विशिष्ट उत्तेजनाओं के संपर्क में आने पर रंग बदल सकती हैं या पारदर्शिता दिखा सकती हैं, जिससे गतिशील और अनुकूली डिजाइन के लिए अभिनव समाधान उपलब्ध होते हैं। बायोमेट्रिक सुरक्षा प्रणालियां AI एकीकरण के साथ, बायोमेट्रिक प्रणालियां अब व्यवहार पैटर्न का विश्लेषण कर सकती हैं और विसंगतियों का पता लगाने के लिए अनुकूलित हो सकती हैं, जिससे सुरक्षा उपायों की मजबूती में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस मस्तिष्क और बाहरी उपकरणों के बीच सीधा संचार स्थापित करते हैं। मस्तिष्क की गतिविधि का पता लगाने के लिए सेंसर का उपयोग करते हुए BCI तंत्रिका संकेतों को कंप्यूटर या कृत्रिम अंगों के लिए आदेशों में परिवर्तित करते हैं, जिससे विकलांग व्यक्ति केवल विचार के माध्यम से उपकरणों को नियंत्रित कर सकते हैं। ये प्रौद्योगिकी मानव क्षमताओं में सुधार लाने तथा गतिशीलता संबंधी विकलांगता वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की संभावना रखती है। सूची की संतुष्टिपूर्वक समीक्षा करने के बाद अमन ने हथियारों और रक्षा के लिए सूची बनाने को कहा। ये लीजिए, सर। अमन के सामने एक स्क्रीन जगमगा उठी, जिस पर विकसित किए गए विभिन्न हथियार प्रदर्शित थे। स्वायत्त ड्रोन AI से लैस स्वायत्त ड्रोन स्वतंत्र रूप से निगरानी और लड़ाकू मिशन संचालित कर सकते हैं, जटिल इलाकों में नेविगेट कर सकते हैं और वास्तविक समय में लक्ष्यों की पहचान कर सकते हैं। निर्देशित ऊर्जा हथियार ड्यूज निर्देशित ऊर्जा हथियार लक्ष्यों को तुरंत निष्क्रिय या नष्ट करने के लिए लेजर और माइक्रोवेव का उपयोग करते हैं। उनका सटीक निशाना लगाने से होने वाली क्षति न्यूनतम होती है, जिससे वे युद्ध स्थितियों में एक शक्तिशाली उपकरण बन जाते हैं। प्लाज्मा शील्ड्स अतितापित आयनित गैस प्लाज्मा उत्पन्न करके एक सुरक्षात्मक अवरोध उत्पन्न करते हैं जो प्रक्षेप्य और ऊर्जा हमलों को विक्षेपित करता है। ये शील्ड्स आने वाले खतरे के प्रकार के आधार पर अपने घनत्व को गतिशील रूप से समायोजित कर सकते हैं, जिससे युद्ध क्षेत्र में अनुकूली सुरक्षा मिलती है। लेजर गन विभिन्न रूपों में आती हैं, जिनमें से प्रत्येक को विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया है।
उच्च ऊर्जा लेजर HEL प्रणालियां। ये हथियार केंद्रित ऊर्जा किरणें उत्सर्जित करते हैं जो ड्रोन और मिसाइलों जैसे तेज गति से चलने वाले लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम हैं। लेजर डेजिग्नेटर हथियारों को लक्ष्य करने और दिशा देने के लिए उपयोग किए जाने वाले ये सिस्टम हमले की सटीकता बढ़ाने के लिए सटीक लक्ष्यीकरण जानकारी प्रदान करते हैं। गैर घातक लेजर हथियार, इन्हें कम ऊर्जा स्तर का उपयोग करके लक्ष्य को अशक्त या विचलित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे अस्थायी अंधापन या भटकाव पैदा होता है। स्मार्ट म्यूनिशंस स्मार्ट हथियार सटीकता से निर्देशित प्रक्षेपास्त्र होते हैं, जो GPS और जड़त्वीय नेविगेशन का उपयोग करके उड़ान के दौरान अपने प्रक्षेप पथ को समायोजित कर सकते हैं, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि वे इच्छित लक्ष्यों पर सटीकता से प्रहार करें। लड़ाकू रोबोट कुत्ता लड़ाकू रोबोट कुत्ते युद्ध क्षेत्र संचालन में सहायता करते हैं और वे सेंसर और हथियारों से लैस होते हैं, जो टोही से लेकर बम निरोधक तक के कार्य करते हैं, जिससे मानव सैनिकों के लिए जोखिम कम हो जाता है। मॉड्यूलर कवच प्रणालियां सैन्य वाहनों के लिए अनुकूलन योग्य सुरक्षा प्रदान करती हैं, जो गतिशीलता बढ़ाने के लिए हल्के पदार्थों का उपयोग करती हैं तथा विभिन्न खतरों के विरुद्ध अनुकूलनीय सुरक्षा प्रदान करती हैं। सामरिक संवर्धित वास्तविकता TR सामरिक संवर्धित वास्तविकता प्रणालियां स्मार्ट चश्मे के माध्यम से सैनिकों को वास्तविक समय का डेटा प्रदान करती हैं, जिससे मिशन के दौरान उनकी स्थितिजन्य जागरूकता और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। एक्सोस्केलेटन सूट सैनिक की ताकत और सहनशक्ति को बढ़ाते हैं, जिससे वे भारी भार उठा सकते हैं और कम थकान के साथ शारीरिक रूप से कठिन कार्य कर सकते हैं। अमन ने कहा, नैनोटेक्नोलॉजी विभाग में हम अभी भी पीछे हैं। अभी तो हम शायद ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि जल्द ही हम इसे पकड़ लेंगे। हालांकि अगर आप इसे स्टोर से खरीदते हैं तो हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर अमन ने सिस्टम इंटरफेस को आंशिक रूप से देखा। नैनो टेक्नोलॉजी 500 मिलियन 500 मिलियन स्पीक थोड़ा ज्यादा है ना? बदकिस्मती से उसके पास इतना भी नहीं था। सर, आप आगे क्या करने की योजना बना रहे हैं? बस तकनीक पर ध्यान केंद्रित करो, अमन ने उदासीनता से उत्तर दिया, लेकिन अरोरा ने उसे उभरते राजनीतिक तनाव की याद दिला दी। मैं उन राजनेताओं की बात कर रहा हूं, सर। अरोरा ने उन्हें बेंच पर चल रही तनावपूर्ण स्थिति के बारे में संक्षेप में जानकारी दी। अमन एक पल के लिए रुका और अपनी ठुड्डी को ध्यान से रगड़ते हुए बोला, यह अच्छा सवाल है। वे शायद अभी भी मुझसे निपटने के तरीके सोच रहे होंगे, लेकिन जब तक वे परमाणु बम नहीं गिराते, हम सुरक्षित हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास पहले से ही पूरे द्वीप को कवर करने वाली प्लाज्मा शील्ड हैं। फिर भी हम यूं ही इंतजार नहीं कर सकते और उन्हें जाने नहीं दे सकते। वे पहले से ही आपको नुकसान पहुंचाने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं, सर। अरोरा ने चेतावनी दी, उसे आने वाले खतरे के बारे में आगाह करने और पहले से कार्रवाई करने की कोशिश करते हुए। ऐसी स्थिति में चलो उन्हें थोड़ा धक्का दें, तुम्हारा मतलब है? हाँ, उन तस्वीरों और सभी लेन देन, वीडियो सबूत और उनके काले धन के लेन देन से संबंधित हर चीज को जारी करें। हा, उन राजनीतिक दलों को अराजकता में डूबने दो। लेकिन महोदय, इससे देश की स्थिति अस्थिर हो सकती है और हमारे पास इतना प्रभाव नहीं है कि हम इसके प्रभाव को कम कर सकें। आपकी बात तो सही है, तो एक साथ सब कुछ लीक करने के बजाय कुछ फाइलें समाचार एजेंसियों को लीक कर दीजिए। अभी तो बस छोटे मोटे प्रभाव वाले छोटे मोटे नेताओं को निशाना बनाए, फिर देखते हैं चाटुकार मीडिया कैसे काम करता है। हो सके तो हमें इन लोगों को भी अपने साथ मिला लेना चाहिए। इंदिरा टीवी का न्यूज रूम चहल पहल से गुलजार था। कीबोर्ड की क्लिक, फोनों की घंटियां और कैमरे चल रहे थे। इन सब के बीच स्टेशन के प्रमुख न्यूज एंकर रवि सिंह डेस्क पर बैठे शाम की प्रमुख सुर्खियां पढ़ रहे थे। तभी उनकी स्क्रीन पर एक ईमेल सूचना आई। जैसे ही उन्होंने उस पर क्लिक किया और मेल का विषय पढ़ा, उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। यह क्या है? वह इतनी ऊंची आवाज में बुदबुदाया कि उसके सहकर्मियों का ध्यान उसकी ओर चला गया। सीनियर प्रोड्यूसर प्रिया दौड़कर उसके पास आई और उसके कंधे के ऊपर से झांक कर पूछा, रवि, तुम इतने परेशान क्यों हो? यह एक लीक है। किसी ने काले धन के सबूत और राजनेताओं के बारे में अन्य जानकारी वाली फाइलें भेजी हैं। इसमें वाकई बहुत गंदगी है। रवि ने फिर अटैचमेंट पर क्लिक किया, जिसमें काले धन के लेन देन की चौंकाने वाली तस्वीरें और वीडियो सामने आए। नकदी से लदे ट्रकों के फुटेज देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गईं। साथ में कई नेताओं के भ्रष्ट आचरण का ब्यौरा था, जिसमें तारीखें और लेन देन की रकम भी शामिल थी। अभी उच्च अधिकारियों को बुलाओ, रवि ने चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज में तत्परता थी। प्रिया दौड़कर कंट्रोल रूम की ओर दौड़ी और कार्यकारी निर्माता वर्मा का ध्यान अपनी ओर खींचा। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए दोनों व्यक्ति जल्दी से वहां पहुंचे। क्या हो रहा है, रवि?
अर्जुन वर्मा ने पूछा। रवि ने कुछ नहीं कहा और मॉनिटर उनकी तरफ घुमा दिया। ये देखो, हमें इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि करनी है, लेकिन अगर ये सच है तो। अर्जुन स्क्रीन को गौर से देखते हुए और पास झुक गया। इससे कोई बड़ा घोटाला हो सकता है, हमें सावधानी से कदम उठाना होगा। जब तीनों व्यक्ति मॉनिटर के चारों ओर एकत्र हुए तो रवि ने एक विशेष रूप से निंदनीय वीडियो की ओर इशारा किया, जिसमें एक ट्रक से नकदी से भरे बैग उतारे जा रहे थे, जिन पर पार्टी के चिन्ह अंकित थे। वे इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? प्रिया ने अविश्वास में सिर हिलाते हुए पूछा। उन्हें लगता है कि वे बच निकलेंगे, रवि ने दृढ़ता से कहा। लेकिन हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। ये हमारे लिए उस भ्रष्टाचार को उजागर करने का मौका है जो बहुत लंबे समय से पनप रहा है। वर्मा हिचकिचाए। अगर उन्होंने जवाबी कार्रवाई की तो क्या होगा? हमें इस खबर को प्रकाशित करते समय अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, रवि ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा। वर्मा ने जोखिम समझते हुए सिर हिलाया। हम इसे चरणों में जारी करेंगे। पहले हम जानकारी की पुष्टि करेंगे। अगर वे पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो हम पूरी कहानी सार्वजनिक कर देंगे। जैसे ही स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, कमरे में सन्नाटा छा गया। आसन अराजकता की वास्तविकता उनके सामने मंडरा रही थी, लेकिन वे जानते थे कि सच्चाई बताना उनकी जिम्मेदारी है। वर्मा ने निर्देश दिया, चलो कुछ फोन कॉल करते हैं। हमें इन लेन देन की पुष्टि करनी है और स्रोत ढूंढने हैं। ये कहानी तो बस शुरुआत है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि सत्तारूढ़ पार्टी के साथ पंगा लेना बुद्धिमानी है। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि यह जानकारी सिर्फ उन्हें ही नहीं भेजी गई थी। विश्व न्यूज स्टूडियो में पत्रकार शाम के प्रसारण की तैयारी में जुटे थे। माहौल ऊर्जा से भरा हुआ था। मुख्य एंकर अंजलि मेहरा प्रमुख समाचारों की समीक्षा कर रही थीं, तभी उनकी स्क्रीन पर एक संदेश चमक उठा। उत्सुकतावश उन्होंने उसे खोला और अगले ही पल उनका दिल धड़क उठा। यह क्या है? वह धीरे से बोली और चौंकाने वाली सामग्री को स्क्रॉल करते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी सहकर्मी शानू ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और झुककर पूछा, अंजलि, तुम्हें क्या मिला? उन्होंने धीमी लेकिन जरूरी आवाज में जवाब दिया, ये लीक है। किसी ने हमारे शीर्ष राजनेताओं से जुड़े भारी काले धन के लेन देन के सबूत भेजे हैं। सानू की भौहें तन गईं। क्या तुम सच में कह रहे हो? हमें संपादकीय टीम को तुरंत इस बारे में बताना होगा। अंजलि ने तुरंत कार्यकारी संपादक सुमन राव को बुलाया, जो चिंतित भाव से उनके पास आईं। क्या हो रहा है? ये देखो, अंजलि ने स्क्रीन सुमन की ओर घुमाते हुए कहा। उसके सामने पैसों से भरे ट्रकों और अपराध सिद्ध करने वाले वीडियो की तस्वीरें चल पड़ीं। सुमन ने जब ये सब सुना तो उसका चेहरा कठोर हो गया। इससे कोई बड़ा घोटाला हो सकता है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। अगर हमने बिना ठोस सबूत के ये खबर प्रकाशित की तो मंत्रालय हम पर कार्रवाई कर सकता है। सानू ने बीच में कहा, हमें सार्वजनिक होने से पहले हर चीज की पुष्टि करनी होगी। हम अपनी विश्वसनीयता या सुरक्षा को जोखिम में नहीं डाल सकते। सहमत? सुमन ने निर्णायक ढंग से सिर हिलाया। चलो गहराई से जांच करते हैं और विवरण की पुष्टि करते हैं। जब तक हमारे पास ठोस सबूत नहीं आ जाते, हम इस बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। टीम ने एक साथ सिर हिलाया। उन्हें अच्छी तरह पता था कि वे एक टाइम बम पर बैठे हैं, फिर भी सच बताना उनकी जिम्मेदारी थी। अंजलि ने आह भरी। उसका दिमाग इसके निहितार्थों पर विचार कर रहा था। ठीक है, कोई भी फैसला लेने से पहले गहराई से जांच करते हैं। इस बीच सूरी की हवेली में। क्या? सूरी ने अविश्वास में कहा, क्योंकि वह हाल ही में बाजार में आई गिरावट से अर्जित भारी लाभ को समझ रही थी। उसका आश्चर्य स्पष्ट था और उसने पुष्टि करते हुए पूछा, क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? उसे अपनी कमाई की मात्रा को समझने में कठिनाई हो रही थी। उनकी निजी एआई एवा ने अपने सामान्य शांत व्यवहार के साथ प्रतिक्रिया दी। हाँ, ये वह आंकड़ा है जो मुझे विश्लेषण विभाग से मिला था, उसने कहा, सूरी के टैबलेट पर प्रभावशाली डेटा दिखाते हुए, संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हुए। जैसे ही उसकी नज़र स्क्रीन पर टिकी रही, सूरी के मन में अमन के लिए प्रशंसा और कृतज्ञता की लहर दौड़ गई। उसकी रणनीतिक अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन ने इस अविश्वसनीय परिणाम को संभव बनाया। भावनाओं से अभिभूत होकर उसने वह फोन उठाया जो उसने उसे पहली मुलाकात में दिया था और आभार व्यक्त करने के लिए उत्सुक होकर उसका नंबर डायल किया। एक क्षण के लिए वह थोड़ा घबरा गई और झिझकने लगी, क्योंकि उसे याद आया कि काफी समय हो गया था जब उन्होंने बात की थी। उसका पूरा दिन हमेशा व्यस्त रहता था और अमन भी व्यस्त रहता था। इसलिए वर्चुअल रियलिटी की दुनिया से जुड़ने का एक तरीका होने के बावजूद वे तकनीक का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। थोड़ी देर प्रतीक्षा के बाद अमन ने संयमित स्वर में उत्तर दिया, हेलो।
हाय अमन, कैसे हो? सूरी ने पूछा। उसकी उत्तेजना पर कोई काबू नहीं था, उसकी आवाज नई सफलता के उत्साह से काम रही थी। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आप कैसे हैं? अमन ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया। आपकी बदौलत मैं और भी बेहतर कर रही हूँ, सूरी ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी कृतज्ञता स्पष्ट थी। तुमने मुझे सिर्फ हालचाल जानने के लिए तो फोन नहीं किया था न? अमन ने पूछा, उसके स्वर में एक अजीब सी खुशी थी। नहीं, मैंने आपको आपकी मदद के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया था। आपकी अंतर्दृष्टि के बिना यह सफलता संभव नहीं होती, सूरी ने गंभीरता से कहा। सूरी के दिल को छू लेने वाले शब्द सुनकर अमन हल्के से हंसा। कोई बात नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा ये सहयोग आगे चलकर हम दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा। सूरी ने जोर देकर कहा, आप जो भी मुझसे कहेंगे मैं उस पर विश्वास करूंगी, लेकिन बदले में आपकी मदद से मुझे जो अपार मूल्य मिला है उसकी तुलना मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहती हूं कि आप जानें कि मैं कितनी आभारी हूं। इसके बाद उनकी बातचीत धीरे धीरे हल्के विषयों पर चली गई और कुछ और बातचीत के बाद अमन ने कहा, यदि आपको कोई और चुनौती आती है या सहायता की आवश्यकता है तो संपर्क करने में संकोच न करें। मैं इसे याद रखूंगी, अमन, सूरी ने उसके प्रोत्साहन से आश्वस्त होकर जवाब दिया। कुछ और अलविदा कहने के बाद उन्होंने जल्द ही फिर से बात करने का वादा करते हुए कॉल समाप्त कर दी। जैसे ही कॉल खत्म हुई, सूरी की एआई असिस्टेंट एवा ने बीच में कहा, मिस सूरी, अब आगे हालात खतरनाक हो सकते हैं। आपको तैयार रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। लगता है बाजार में गिरावट हमारी चर्चाओं की शुरुआत मात्र है, सूरी ने सोचा। प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में लौटने के विचार से उनका उत्साह बढ़ रहा था। हाँ, ऐसा ही प्रतीत होता है, एवा ने पुष्टि की। इस बार चीजें अलग होंगी, सूरी ने दृढ़ मुस्कान के साथ कहा और अपना ध्यान पुनः अपने काम पर केंद्रित कर लिया। मैं इसके पीछे के लोगों को जानती हूं और मुझे यकीन है कि वे इस नुकसान को इतनी आसानी से नहीं झेल पाएंगे। कुल मिलाकर वे शायद किसी तरह अमन से निपटने और इसकी भरपाई करने की योजना बना रहे होंगे, उसने कहा। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। एवा ने बस स्वीकृति में एक संक्षिप्त गुनगुनाहट दी। सूरी ने पीछे मुड़कर देखा और कड़वी और मीठी यादों को सुलझाना शुरू कर दिया। लगता है वह पहले ही काफी परिपक्व हो चुका है और आत्मनिर्भर हो गया है। ऐसे में मेरे लिए अब रिटायर होने और उस आदमी के साथ एक स्वस्थ रिश्ता बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की तैयारी शुरू करने का समय आ गया है और उसके लिए कुछ मीठे पकौड़े पैदा करने का समय आ गया है। सूरी की आंखें उस जीवन के बारे में सोचकर कोमलता से चमक उठी जो उनके आगे आने वाला था, लेकिन उसे क्या पता था कि उनके बीच एक बड़ी बाधा खड़ी होने वाली है। _ शाही कक्ष पुरानी लकड़ी की गंध से भरा हुआ था और प्रताप राजपूत के हाथ में हुक्का था जिससे धुएं की हल्की सी लपटें उठ रही थीं। जगेश द्वारा लाई गई रिपोर्ट को देखते हुए उसकी थकी हुई आंखें उसके कंधों पर वर्षों के बोझ से दबी हुई थीं। बाजार में गिरावट, लीक, विश्वासघात, ये सब सहन करना उसके लिए असहनीय था। फिर भी थकान के नीचे गुस्सा उबल रहा था, एक ठंडा गुस्सा जो केवल इस ज्ञान से नियंत्रित था कि जगेश दोषी नहीं था। प्रताप ने जानबूझकर हुक्के से एक लंबा कश खींचा। कश लेते हुए हुक्के की अंगारें धीरे धीरे दहक रही थीं। धुएं का एक बादल हवा में फैल गया, जिसकी खुशबू में एक अजीब सी पुरानी यादें ताज़ा हो रही थीं, जिसने उसे याद दिलाया कि कभी कभी क्रूर और धोखेबाज होना भी जरूरी होता है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए प्रताप की निगाहें सामने पड़े कागजों पर टिकी रहीं, जिनमें अकल्पनीय मुनाफे के साथ साथ मीडिया में जंगल की आग की तरह फैल रहे परेशान करने वाले घोटालों का ब्यौरा था। यद्यपि उनका बेटा इस घोटाले से सीधे तौर पर अछूता था, लेकिन अब वह उससे कहीं अधिक बड़ी मुसीबत में फंस गया था, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। यह प्रताप धीमी गड़गड़ाहट के साथ गुर्राया। ये तो होना ही था। एक तरफ बहुत ज्यादा लालच, दूसरी तरफ बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा। पास ही खड़े जगेश ने हाथों पर हाथ रखे गंभीरता से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर निराशा और बदले की भावना साफ झलक रही थी। हमें कार्रवाई करनी होगी। हो सकता है कि वह अगली बार हम पर हमला करे। हम यूं ही बैठकर नहीं देख सकते जब तक वे हमारे दुख का फायदा उठाते रहें। प्रताप ने हुक्के से एक और धीमा कश लिया। धुआं उसके सिर के चारों ओर घूमता हुआ। वह जानता था कि जगेश सही कह रहा है, लेकिन लापरवाही से मामला और बिगड़ जाएगा, ऐसा कुछ जो वह इस समय बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जागेश, प्रताप ने आखिरकार भारी लेकिन स्थिर स्वर में कहा, बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात सत्ता की है, जीने की है। अगर हम अभी कदम नहीं उठाएंगे तो हमने जो कुछ भी बनाया है उस पर हमारा नियंत्रण नहीं रहेगा। अगर तुम्हारी बात सच है तो मुझे डर है कि उसने इंद्र का जाल पहले ही अपने कब्जे में ले लिया होगा। जगेश की गहरी आंखें चमक उठीं। मुझे पता है, लेकिन हमारे पास अभी भी विकल्प खत्म नहीं हुए हैं और अभी भी सब कुछ तय नहीं हुआ है। जाल, दादाजी, मुझे इसे संभालने दीजिए।
मुझे विशेष गार्डों तक पहुंचने दीजिए। उनकी मदद से हम इसे चुपचाप या किसी और तरीके से सुलझा सकते हैं। प्रताप की पकड़ हुक्के की डंडी पर कस गई। एक पल के लिए वह कुछ नहीं बोला, विचारों में खोया रहा। वह हर लड़ाई अकेले लड़ने के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका था, लेकिन जगेश जवान था, काबिल था और बदला लेने के लिए भूखा था। शायद बहुत ज्यादा भूखा। प्रताप इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि उसे नियंत्रण देना ही उनके हितों की रक्षा का एकमात्र तरीका हो सकता है, भले ही यह एक खतरनाक जुआ ही क्यों न हो। एक लंबे विराम के बाद प्रताप ने अपने कंधों से तनाव हटाते हुए पीछे झुककर अपने दाहिने हाथ वाले व्यक्ति को अपने बेटे तक संदेश पहुंचाने के लिए बुलाने का निर्णय लिया। मैं चाहता हूं कि आप जगेश को गुप्त रक्षकों की कमान सौंप दें, उसे यह काम संभालने दें। जगेश के चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन प्रताप ने हाथ उठाकर उसे बोलने से पहले ही चुप करा दिया। लेकिन बेवजह खून खराबा नहीं। हम चालाकी से वार करते हैं, बेतहाशा नहीं। पहरेदारों का इस्तेमाल खतरों को बेअसर करने के लिए करते हैं, जंग छेड़ने के लिए नहीं। अगर यह बात सार्वजनिक हो गई तो हम इसका अंजाम नहीं भुगत सकते। जगेश मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। दादाजी, आप मेरी बात मानिए। प्रताप ने सिर हिलाया, अगर आप गुस्से को अपने फैसले पर हावी होने देंगे तो आपकी बातें बेकार हैं। जगेश की मुस्कुराहट एक क्षण के लिए फीकी पड़ गई, लेकिन फिर भी उसने सिर हिला दिया। प्रताप ने हुक्के से आखिरी कश लिया और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बुदबुदाया, ये गंदगी या तो हमें मजबूत करेगी या बर्बाद कर देगी। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी सावधानी से आगे बढ़ते हैं। जगेश ने थोड़ा झुककर अपनी एड़ी घुमाई, अपने मन में पहले से ही एक योजना बना रहा था। कमरे से बाहर निकलते हुए प्रताप बैठा रहा, अपने सामने घूमते धुएं के धुंधलके को घूरता रहा। पुरानी हड्डियों का लड़ाई में कोई स्थान नहीं है, उसने मन ही मन फुसफुसाया। अब यह उनकी दुनिया है, मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूं कि वे इसे जलाकर राख न कर दें। वह अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया, थका हुआ लेकिन शांत, अंधेरे कमरे में धीरे धीरे धुएं को गायब होते देख रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाहरी दुनिया पर उसका नियंत्रण हो। ये सोचते हुए उसकी यादें उसे अतीत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती। एआई, रोबोट, मानव विश्व कितनी तकनीकी प्रगति कर सकता है, और क्या यह उन स्थलीय जानवरों से बचाव के लिए पर्याप्त था?